दोस्तों स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान का प्रश्न पत्र जो 2022 में आया था। तो आपको पता ही 1 घंटे का पेपर होता है और पूर्णांक कितने होते हैं? 50 नंबर के ये पूर्णांक होते हैं। ठीक, आइए सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ए, पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है। बी, पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है या इनमें से किसी में नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये आपकी पादप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, यह यौगिक का उदाहरण है। क्या है? वायु है, धुआं है या फिर चीनी है या चीनी का विलयन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें से आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ये आपका चीनी का। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन संभव है। प्रवर्धन संभव जड़ में, तना द्वारा है, पत्ती द्वारा या इन सभी के द्वारा हो। तो इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, सबके द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव। जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है और पत्तियों द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, सेकंड होता है, किलोग्राम होता है। तो सेकंड समय का होता है, किलोग्राम ये द्रव्यमान का हो जाएगा और बल का हो जाएगा न्यूटन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये आपका 6 नंबर है। निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटी है। आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती या नींबू की पत्ती। यह काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो बुक में तो इसका उत्तर दे रखा है नींबू की पत्ती, मगर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अब अगला देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो 5 नंबर के 5 क्वेश्चन MCQ टाइप के पूछे गए थे। अब आइए देखते हैं अति लघुत्तरीय कितने पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न बना है अति लघुत्तरीय का, पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखना है। तो क्या होता है समीकरण? ये आपका हो जाएगा 6CO2, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O, ये आपका हो जाएगा वाटर, ये होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाई जाती है, इससे बनता है C6H12O6, इसे कहते हैं ग्लूकोज। ये आपका जल हो जाएगा और ये आपकी ऑक्सीजन हो जाएगी। तो ये अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है ये, 4 सेमी त्रिज्या के वृत्तीय पथ एक कण आधा चक्कर लगा है, तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? कण द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 4 पाई और विस्थापन कितना हो जाएगा? 8 पाई। ये वृत्त है और कण द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, पूरा हो जाएगा 2 पाई r, मगर आधा कितना हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के 4 भागों के नाम लिखने हैं। तो पहला हो जाएगा पुष्पाधार, वायदल, पंखुड़िया और पुकेसर, ये इसके 4 भाग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पत्ती के प्रमुख भाग के नाम लिखना है। तो पत्तियों में क्या होता है? पहली बात होता है पर्णाधार, पर्णविंद और पर्णफलक, ये इसके महत्वपूर्ण भाग हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 6 पिकोमीटर 1 माइक्रोमीटर में। अगला क्वेश्चन है आपका, बेलन की लंबाई और वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र द्वारा करते हैं? तो ये आपका करते हैं वर्नियर कैलिपर्स द्वारा, इसको हम वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापते हैं। तो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हुए। अब स्टार्ट होते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में बनेंगे। तो पहला प्रश्न है,
पदार्थ के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं और पृथक्करण की 4 विधियों के नाम लिखने हैं। तो पृथक्करण क्या होता है कि इसमें क्या कहते हैं कि किसी मिश्रण से उनमें तत्वों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण में हम मिश्रण के अनावश्यक तत्वों तथा लाभदायक एवं शुद्ध तत्वों को अलग अलग करते हैं। जो हमारी काम की चीज़ें हैं और जो काम की नहीं चीज़ें हैं उनको हम अलग करते हैं। दो नंबर के क्वेश्चन ये बनने हैं। मिश्रण अनेक प्रकार के तत्वों को प्राप्त करने के लिए पृथक्करण प्रक्रिया अपनाई जाती है। और फिर हम पढ़ेंगे पृथक्करण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। पृथक्करण में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए उसको हम रख लेते हैं और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको हम निकाल के फेंक देते हैं। तो इसकी किन किन विधियों से हम पृथक्करण कर सकते हैं इसको आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहली विधि हो जाएगा बीनना। जैसे हमारे पास कुछ अनाज होते हैं, जैसे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, इनमें कुछ कंकड़ होते हैं जैसे मिट्टी हो गई। इनको क्या करते हैं कि हम हाथ से बीनकर अलग करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बीनना कहते हैं। जैसे चावल में भी कंकड़ पत्थर रहते हैं या कीड़े रहते हैं, उनको जब हम अलग करते हैं तो ये होगा बीनना। इस विधि को कहते हैं बीनना। अगली विधि हो जाएगी आपकी, अगली विधि है चालन विधि। कुछ अनाज जैसे आटे की से भूसी आदि तत्वों को अलग करने के लिए उसे छलनी में रखते हैं और उसको अनावश्यक वस्तु को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। और ये प्रक्रिया क्या होती है, चालन कहलाती। जैसे हम आटे को चालते हैं, जब आटे को हम चालते हैं रोटी बनाने से पहले तो क्या हो जाता है, चालन विधि हो जाता है। जब हम चलनी से किसी चीज़ को चाल के अलग करते हैं तो ये चालन विधि के अंतर्गत आ जाता है। अगला मेथड हो जाएगा, ये होगा फटकना। इसमें क्या कहते हैं कि जो हल्की चीज़ें होती है जैसे गेहूं से भूसे को अलग किया जाता है फटकना इस विधि से। फिर अगला हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण। इसमें क्या होता है कि चुंबक के द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को अलग करने की विधि होती है चुंबकीय विधि। इनमें एक कंडीशन है कि कम से कम एक पदार्थ चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए, तभी ये चुंबकीय पदार्थ होना एक आवश्यक है, तभी इस विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12। भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को उदाहरण से बताइए। तो मूसला जड़ों में आमतौर पर खाद्य पदार्थों के संचय हेतु ये क्या कहते हैं, फूलकर रूपांतरित हो जाते हैं। और ये रूपांतरण 4 प्रकार से होता है। पहला हो जाएगा शंकुरूपी, तर्करूपी, कुंभरूपी और कंदील रूपी। शंकुरूपी जैसे गाजर होता है, तर्करूपी मूली और कुंभी रूपी जैसे सलजम हो गया या गुलबास हो गया। आइए एक एक करके देख लेते हैं इसको डिटेल में। तो पहला रूपांतरण क्या हो जाएगा, शंकुरूपी जड़ें। ऐसी जड़ों क्या होती है कि आधार इसका चौड़ा होता है, ये आधार ऊपर चौड़ा है और नीचे पतली होती है, नीचे पतली। उदाहरण क्या हो जाएगा, ये गाजर हो जाएगा आपका। ये होता है तर्करूपी जड़ें। इसमें क्या होता है कि ऐसी जड़ें ऊपर से सक्रिय, बीच से में फूली होती है और नीचे फिर सक्रिय होती हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मूली। ऊपर से पतली होती है, फिर बीच में मोटी और फिर नीचे पतली हो जाती हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है कुंभरूपी जड़ें। ये जड़ें क्या होती हैं, ये घड़े के आकार की होती हैं और लट्टू के आकार की, जैसे यह सलजम होगा, चुकंदर जैसे ये आप देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, ये अगला टाइप हो जाएगा कंदील या गांठदार जड़ें। इनका कोई फिक्स आकृति नहीं होती, जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा गुलबास। तो ये 4 रूपांतरण इसके हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन उदाहरण से बताइए। तो कुछ पादप जैसे हो गया गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, इनको क्या करते हैं, कायिक प्रजनन का उपयोग करके इनको हम पौधे उगाते हैं। इनको उगाने के लिए हम बीज का प्रयोग नहीं करते हैं और इनको उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती है। ये उगाए गए जो पौधे होते हैं अपेक्षाकृत पुष्प व फल कम समय में आते हैं तथा ये विविध पादपों जैसे केला हो गया, संतरा हो गया, चमेली आदि को उगाने के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है।
उगाने के लिए उपयोगी माने जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुकी है। तो इसमें काफ़ी चीज़ों में बीज भी नहीं पाया जाता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन नियम या प्रवर्धन, तो ये क्या होगा, जैसे अजूबा हो गया। देखो पत्तियां किनारे पर अपस्थानिक कलिकाएं व जड़ें उग जाती हैं और प्रत्येक कली एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। तो ये क्या हो गया, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन हो गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित, स्पष्ट कीजिए। संरक्षित रहता है, इसको स्पष्ट करते हैं। तो क्या होता है रेखीय संवेग, क्या होता है कि वस्तु का जो संवेग होता है ये टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों इक्वल रहता है। तो देखिए दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि इन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। यदि असंतुलित बल कार्य कर रहा है तो ये नियम लागू नहीं होता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तित या संरक्षित रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि घटना से पूर्व कुल संवेग और घटना के बाद, घटना से पूर्व कुल संवेग बराबर घटना के बाद कुल संवेग। इसको उदाहरण के तरह देख लेते हैं। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, तेजी से आती हुई गेंद को यह क्या करते हैं, कम करने के लिए ये अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं, जिससे क्या होती है कि हाथ में चोट कम लगती है। तो ये संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा ही होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर, तत्व एवं यौगिक में अंतर क्या है। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। पहली चीज कि जो तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है और यौगिक क्या होता है, विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। ठीक, अगला पॉइंट हो जाएगा, तत्वों को विभाजित कर कोई नया तत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता, मगर यौगिक को विभाजित कर विभिन्न तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, तत्वों के सूक्ष्मतम कण उनके परमाणु होते हैं और यौगिक के सूक्ष्मतम कण उनके अणु होते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 118 और यौगिक कितने हैं, ये लाखों की संख्या में है। तो ये आपका तत्व और यौगिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर, दोलन तथा कंपन गति के उदाहरण स्पष्ट, इसमें अंतर बताओ। वैसे दोलन गति और कंपन गति लगभग एक ही प्रकार की गति है, तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है, मगर अंतर पूछ रखा है तो बताना ही पड़ेगा। दोलन गति जैसे साधारण जब हम आवृत्ति का मान कम होता है, तो दोलन गति क्या होती है कि आवृत्ति का मान इसमें कम होता है और हम गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे दीवार पर घड़ी पेंडुलम की गति। और कंपन गति में क्या होता है कि इसमें आवृत्ति की गति होती है, जो वो कंपन की जो गति होती है ये अपेक्षाकृत दोलन गति से तेज होती है, जैसे किसी संगीत वाद्य के तारों का कंपन होता है। तो ये इनका एक अंतर हो गया। कि दोनों को जनरल ही पढ़ते हैं, दोलन या कंपन गति, इसमें ज़्यादा कोई विशेष अंतर होता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा, बीजांड की आंतरिक संरचना का आपको नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। तो ये हो जाएगी उसकी संरचना, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा भ्रूणकोश, द्वितीयक केंद्रक, निभाग हो जाएगा, ये बाह्य अंता हो जाएगा, बीजांड द्वार हो जाएगा, और ये सहायक कोशिकाएं, अंडकोशिकाएं और हाइलम और ट्रेपी। तो ये इसकी संरचना हो जाएगी जो पूछ रखा है, आंतरिक संरचना। ये बीजांड की आंतरिक संरचना हो जाएगी, इनका नामांकित चित्र हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पूरा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।